Assalamualaikum dear aspirants, you're welcome to my mentor YouTube channel. Today in this short video I'll be discussing with the fresh aspirants for KAS and IAS exam the book list, which books we must read for this exam so that we will have good hold on general studies. कौन सी बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में यूपीएससी एंड केस एग्ज़ाम में व्हाट नॉट टू रीड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट टू रीड. So for our general studies, my dears, we have general studies and we have CSAT. So firstly I will discuss general studies, how to approach general studies, then we will discuss what to do with CSAT. In general studies we have firstly history section. Just first we have the history. In history, my dears, we have ancient, we have medieval history and modern history. For ancient history, you must go through Tamil Nadu Board NCERT book. Tamil Nadu Board NCERT of 11th class. That will cover you ancient history section. If that's not available with the bookseller, you can also go through R.S. Sharma. R.S. Sharma बहुत ही अच्छी बुक है for ancient history. सारा कवर हो जाएगा. थोड़ा सा ancient history typical है, लेकिन वो सबको लगता है. With multiple revisions you can cover that. For medieval you must go through Satish Chandra book. बहुत ही स्मॉल बुक है. यू विल गो थ्रू दिल्ली सल्तनत, थ्रू मुगल, देयर एडमिनिस्ट्रेशन, सारा कवर हो जाता है. एंड फॉर मॉडर्न स्टूडेंट्स यूजुअली अप्रोच टू बिपिन चंद्र बुक फॉर मॉडर्न हिस्ट्री और स्पेक्ट्रम बाय IPS ऑफिसर राजू अहिर. तो दिस बिपिन चंद्र मेरे डियर्स ये थोड़ा सा थेरेटिकल है, मेंस ओरिएंटेड है. एंड स्पेक्ट्रम में प्लस पॉइंट ये है, इसके हर एक यूनिट के पीछे स्मॉल समरी दी हुई है, सारी यूनिट की समरी इन 2 और 3 पेजेस. तो आपको नोट बनाने की जरूरत नहीं है स्पेक्ट्रम को. यू कैन गो थ्रू दैट समरी एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन. एंड दिस इज बोथ मेंस एज वेल एज प्री ओरिएंटेड. सो यूजुअली in current times students usually use spectrum book for modern history as compared to Bipin Chandra, but you can go through this as well. ज़्यादा बेहतर है अगर कोई spectrum पढ़ेगा modern history के लिए. So these are the 3 areas for your history section. Tamil Nadu R.S. Sharma or Tamil Nadu Board for ancient section, for medieval Satish Chandra, and for modern Bipin Chandra or spectrum. Spectrum I would prefer more because having that summary on the last page of every unit, तो वो एग्जाम के टाइम बहुत हैंडी आता है. और ऐसे मेरे डियर्स हमारे हिस्ट्री का ही सेक्शन है आर्ट एंड कल्चर. एंड फॉर आर्ट एंड कल्चर यू शैल गो थ्रू नितिन सिंघानिया. तो नितिन सिंघानिया एनफ है आर्ट एंड कल्चर के लिए फॉर यूपीएससी एग्जाम, फॉर जेकेपीएससी एग्जाम. इवन अगर कभी कभार आपके एसएससी एग्जाम या जेके एसएसबी एग्जाम में कोई आर्ट एंड कल्चर का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यू कैन अप्रोच टू पर्टिकुलर यूनिट फ्रॉम नितिन सिंघानिया. तो ऐसे मेरे डियर्स हमारे जीएस का पहला पिलर जो है हिस्ट्री सेक्शन कवर हो जाएगा. इसके बाहर की जरूरत नहीं है पढ़ने की. यू हैव टू बी स्पेसिफिक विद योर स्टडी मटेरियल फॉर दिस एग्जाम. तो इन्हीं का रिविजन करना होता है, बार बार इन्हीं को पढ़ना होता है. तो वही बच्चा कल को मेंस क्वालिफाई करता है, उसी का प्री में अच्छा स्कोर रहता है. ऐसे ही वी हैव सेकंड सेक्शन इन अवर जनरल स्टडीज मेरे डियर्स, दैट इज पॉलिटी सेक्शन. सो फॉर पॉलिटी वी नीड टू डू वन थिंग. यू हैव टू गो थ्रू 9th to 12th NCERT. तो 9th और 10th की NCERT तो बेसिक है. It will just take you 2 to 3 days. तो वहाँ पे you will get to know about democracy, the positives of democracy, the challenges faced by democracy. तो बेसिक हमें पता चलता है. And for 11th NCERT, 11th class NCERT, that is Constitution at Work.
मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बुक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो नोबडी शुड स्किप दिस एनसीईआरटी कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। कोई भी अच्छा एस्पिरेंट, स्मार्ट एस्पिरेंट कभी इसको स्किप नहीं करना चाहिए। 11th क्लास की एनसीईआरटी कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ऐसे ही मेरे डियर्स वी हैव 12th क्लास एनसीईआरटी, दैट इज in 12th we have two. One is political theory and another is India since independence. India since independence. Political theory and India since independence. So political theory, it's mostly more मैथ्स oriented. ये मैथ्स में आपको हेल्प करेगी in writing a good essay or in your ethics paper. लेकिन India since independence, this is very important book. Hindustan after independence, once we got independence in 1947, how did we run our nation? The political scenario in our country of Congress, then Janata government, the period of Ma'am Indira Gandhi, Rajiv Gandhi. तो सारा कुछ वो India since independence में आपको मिलेगा. Our relation with our neighbors, Pakistan, China, the attacks that were done to us, and the problems that India faced during these 60 years. तो ये बहुत ही important है, India since independence and Constitution at work. Please don't skip these two NCERTs. कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। फिर जब ये चार एनसीईआरटीज एक फ्रेश एस्पायरेंट पढ़ता है 9th, 10th, 11th, 12th, इसके बाद पढ़नी होती है लक्ष्मीकांत। तो लक्ष्मीकांत मेरे डियर्स वी कॉल इट एज बाइबल ऑफ इंडियन पॉलिटी। अगर कोई लक्ष्मीकांत पढ़ता है तो यूजुअली जो भी एमसीक्यूज आते हैं कि जेकेपीएससी या एसएसबी, एसएससी लेवल में, तो दे आर ऑल यू कैन फाइंड देम फ्रॉम लक्ष्मीकांत। अगर इसको आप मल्टीपल रिविजन्स करेंगे तो लक्ष्मीकांत आई थिंक इसके बाहर बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब अगर किसी का पॉलिटिकल साइंस पीएसआईआर ऑप्शनल है तो उसको तो जरूरी बड़ी बुक्स पढ़नी है, बाकी बुक्स। लेकिन फॉर जेकेपीएससी अगर कोई स्पेसिफिकली पढ़ रहा है जीएस के लिए लक्ष्मीकांत एनफ है। और ये एनसीईआरटी बुक्स अलॉन्ग विद देम न्यूज़पेपर रीडिंग एंड करंट अफेयर्स पे आपकी नजर होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा पॉलिटी सेक्शन मेरे डियर्स। ऐसे ही वी हैव द थर्ड सेक्शन ऑफ अवर जीएस, दैट इज कॉल्ड एज जियोग्राफी सेक्शन। तो फॉर जियोग्राफी मेरे डियर्स आई विल सजेस्ट यू 6th to 12th एनसीईआरटी बुक्स। तो यहां पे आप एनसीईआरटी की कोई भी बुक स्किप नहीं कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 6th से स्टार्ट करना है, देन 7th, देन 8th, देन 9th, देन 12th, 10th, 11th, 12th। क्योंकि once you will go through 9th class NCERT book, there will be written you have went through this concept in 7th class. So they will not explain that there in the 9th class. तो उनको पता है बच्चे ने 7th class में पढ़ा है. So you cannot directly jump to 9th class NCERT of geography. They expect आपने पहले 7th की पढ़ी है. They expect आपने पहले आपको latitude का पता है, आपको longitude का पता है, आपको time zones का पता है, आपको अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता है, क्रस्ट क्या है, igneous rock क्या है, metamorphic rock क्या है. तब आपको हायर लेवल फिर 11th and 12th class NCERT समझ आएगी. So please don't skip any NCERT in geography section. ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. इसमें आपको प्रैक्टिकली पता होना चाहिए मॉनसून का मैकेनिज्म क्या है, कैसे क्लाइमेट बिहेव करता है, हमारे लैंड फार्मर्स फॉरेस्ट्स के बारे में. तो सारा कुछ NCERTs में गिवन है. Other than NCERTs, मेरे dears, we have an important book for geography section, that is G.C. लियोंग, गुरेश चंद्र लियोंग. ये बहुत ही अच्छी बुक है जियोग्राफी सेक्शन के लिए फॉर जीएस. तो वर्ल्ड जियोग्राफी को समझने के लिए, क्लाइमेटोलॉजी को समझने के लिए जीसी लियोंग को ला सकते हैं. कोई बड़ी बुक नहीं है, स्मॉल बुक है, लेकिन बहुत ही अच्छी है पढ़ने के लिए. तो जियोग्राफी कवर हो जाएगा फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स एंड जीसी लियोंग. और बहुत सारे यंग एस्पायरेंट्स लाते हैं माजिद हुसैन. आई वोंट सजेस्ट माजिद हुसैन पढ़ने लायक, क्योंकि वो बहुत बड़ी है, बहुत बल्कि है, उसका कभी रिविजन ही नहीं होता है, स्टूडेंट बहुत स्ट्रेस में आ जाता है. तो अगर कोई अच्छी तरह से पढ़ेगा 6th to 12th एनसीईआरटी बुक्स और जीसी लियोंग या किसी अच्छे टीचर के वीडियोस भी देखेगा साइड में, तो माजिद हुसैन पढ़ने की फिर जरूरत नहीं है. अदर देन दैट फॉर जियोग्राफी यू नीड टू डू वन थिंग, दैट इज ऑक्सफोर्ड एटलस. तो एटलस पढ़ना बहुत ही जरूरी है जियोग्राफी को समझने के लिए. तो जब आप एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं, जीसी लियोंग पढ़ रहे हैं, तो यू शुड टेक असिस्टेंस फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एटलस कि क्या ये अभी कह रहा है, कहाँ है एटलस पे, वर्ल्ड मैप देखना है आपको. तो वहाँ से आपको प्रैक्टिकली फिर याद रहेगा कि मेडिटेरेनियन सी में कहाँ पे है, ये जो बास स्ट्रेट है, एनी अदर स्ट्रेट है, किसके बारे में है, किस नेशन के पास से जाती है ये स्ट्रेट, किस कैनाल के बारे में भी बात चल रही है, वो सब आपको पता चलेगा फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एटलस. या यू शुड हैव वर्ल्ड एंड इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप. तो वो तो होना ही चाहिए आपके टेबल के सामने ऑन योर वॉल, सो दैट यू कैन relate all geography things with your map.
तो मैप स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल के एग्जाम्स में बी इट यूपीएससी, बी इट केस प्रीलिम्स, बी इट एनी अदर एसएसबी एग्जाम, मैप से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो मैप रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट while going through geography section, and don't skip any NCERT and geography section. Then my dears, we have the fourth general studies section part, that is economy section. So for economy section, my dears, we have those who are not students of economics. If they have enough time, they can go through 9th 10th NCERT book. तो basics of economics like what is supply, what is demand, what is production, what is consumption, GDP क्या होता है, per capita income क्या होता है, वो basics में primary sector क्या है, secondary sector, tertiary sector, उनका role क्या है, they are covered in 9th and 10th NCERT. If you are student of economics already in 11th 12th, you have went through economics, or you have done any coaching from any good institute, from any good teacher, वो सारा cover करता है 11th 9th 10th का, तो फिर जरूरत नहीं है पढ़ने की। लेकिन if you have not went through the coaching, then you can go through 9th and 10th NCERT to understand the basics of the subject. फिर हमें है मेरे dears 11th class की NCERT, 11th class NCERT, we call that as Indian Economic Development. Indian Economic Development, most important NCERT of economic section. तो इंडियन इकोनॉमी का सिनेरियो अगर आपको समझना है, यू हैव टू गो थ्रू 11th क्लास NCERT बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सारा इंडियन इकोनॉमी का सिनेरियो, हाउ इंडियन इकोनॉमी बिहेव्ड, व्हाट आर आवर पॉजिटिव्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कहाँ कहाँ पे हमारे चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, वो सब कुछ पता चलता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। और 12th में मेरे डियर्स हमें 2 NCERTs आती है, वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अनदर इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, micro and macro. So for microeconomics, my dears, and macroeconomics, microeconomics is technical economics. So this is for economics honor students, this is for economics who are doing graduation in economics, masters in economics. Micro उनके लिए बहुत important है। अलबत्ता UPSC केस एस्पिरेंट के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है। So this macroeconomics deals with all those problems which hit our economy throughout the year. Like we have to deal with inflation, we have to go through national income, monetary policy, fiscal policy, taxation in our country, GST, foreign exchange, industrial sector, service sector, agriculture sector, वो सारे आते हैं in the domain of macroeconomics. So 12th क्लास की मैक्रो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर कोई माइक्रो ना भी पढ़े तब भी काम चलेगा। तो माइक्रो में we have just 1 or 2 units which are important, like demand and supply का यूनिट इंपॉर्टेंट है, elasticity of demand, and मार्केट का यूनिट। कभी कभार मार्केट से कोई क्वेश्चन आता है किसी एसएससी लेवल एग्जाम में, एसएसबी लेवल एग्जाम में, या केस के प्री में कोई ओलिगोपॉली से क्वेश्चन आएगा, परफेक्ट कंपटीशन से आएगा, मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन से आएगा, या मोनोपॉली पे कोई क्वेश्चन आएगा परफेक्ट, तो उनके फीचर से आता है। सो माइक्रो इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ 12th क्लास NCERT दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स, फिर जरूरत नहीं है पढ़ने की। अगर आपने कोचिंग नहीं ली है, यू वांट टू डू इट ऑन योर ओन, देन गो थ्रू 12th क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड always remember that macroeconomics is very important for competitive exams, not micro. So micro is for economic students. तो ऐसे आप इकोनॉमिक्स को टैकल कर सकते हैं 9th 10th अगर आपके पास टाइम है पढ़ सकते हैं। 11th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स। अदर देन दैट मेरे डियर्स, फॉर इकोनॉमिक सेक्शन यू नीड टू डू वन थिंग, बजट। जिस ईयर आपको एग्जाम देना है 23 का बजट आपको पता होना चाहिए, और 24 का बजट, एंड 23 और 24 का इकोनॉमिक सर्वे। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर KAS एंड UPSC एग्जाम। आपको इकोनॉमिक सर्वे पे नजर होनी चाहिए, उसका एनालिसिस आपको देखना है, आपको पता होना चाहिए कि इस साल बजट में क्या आया, कहाँ कहाँ फोकस है हमारी गवर्नमेंट का इस साल में, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं इकोनॉमी के। और फॉर बुक ऑफ इकोनॉमी के लिए बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, इसके लिए बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, सॉरी, रमेश सिंह पढ़ते हैं लोग। रमेश सिंह एक बुक है, रमेश सिंह फॉर इकोनॉमी सेक्शन। रमेश सिंह में मेरे डियर्स एक प्रॉब्लम है, ये एक बहुत बल्कि बुक है, इट्स अ लेंथी बुक, इसका कभी रिवीजन नहीं होता है और बहुत टेक्निकल लिखी गई है। दैट इज मोस्टली फॉर इकोनॉमिक स्टूडेंट्स। तो इकोनॉमिक्स वालों को समझ आती है रमेश सिंह, और जो नॉन इकोनॉमिक स्टूडेंट है उन बेचारों को तो इसका कभी रिवीजन ही नहीं होता है और ना ही वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं। वी हैव एन इंपॉर्टेंट बुक ऑन इकोनॉमी सेक्शन, संजीव वर्मा की बुक है, संजीव वर्मा, दैट्स अ वेरी गुड बुक ऑन इंडियन इकोनॉमी, वो आप पढ़ सकते हैं। या नितिन सिंघानिया की बुक है, नितिन सिंघानिया,
नितिन सिंघानिया में प्लस पॉइंट एक है, ये बहुत ब्रीफ है एंड एग्जाम ओरिएंटेड है। दिस इज फॉर यूपीएससी एंड केस एस्पायरेंट्स। नितिन सिंघानिया, इसमें आप रिविजन कर सकते हैं। अगर कोई बड़ी बुक पढ़ना चाहता है, किसी का इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है या उसका ऑनर्स चल रहा है इकोनॉमी में, ही कैन ऑल्सो गो थ्रू मिश्रा एंड पुरी, दैट्स अ वेरी ह्यूज बुक ऑन इंडियन इकोनॉमी, सब कवर हो जाएगा। या दत्ता सुंदरम, दीज आर वेरी टू इंपॉर्टेंट बुक्स जो यूजुअली इकोनॉमिक स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ड्यूरिंग देयर पीजी, ड्यूरिंग देयर ग्रेजुएशन। लेकिन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट्स अगर कोई पढ़ना चाहता है, मिश्रा पुरी पढ़ सकता है। आई वुड सजेस्ट गो थ्रू संजीव वर्मा और थ्रू नितिन सिंघानिया, दोनों में से एक पढ़नी है, दैट्स इनफ। So these are our 4 GS core papers. Then मेरे dears, we have another section that's called as environment and ecology. We have environment, ecology and biodiversity. So for environment, ecology, मेरे dears, we just need to go through just one book, that is Shankar IAS. Shankar IAS. तो शंकर IAS बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, गेट लेटेस्ट एडिशन। तो ये एक काम आपको करना होगा, एक काम तो लेटेस्ट एडिशन लाना है शंकर IAS का। अगर 24 का एग्जाम आपको देना है, गेट 2024 शंकर IAS बुक, ताकि आपको लेटेस्ट डेटा उसमें आपके पास हो, कौन सी नई नेशनल पार्क है, नई बायोस्फीयर रिजर्व, क्या नया हुआ है एनवायरनमेंट में। तो शंकर IAS बस एक बुक पढ़नी है एनवायरनमेंट सेक्शन के लिए, शंकर IAS इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, और सारा एनवायरनमेंट इसी से कवर हो जाता है। ऐसे ही मेरे डियर्स, वी हैव अनदर सेक्शन फॉर आवर मेंस एग्जाम, वी कॉल दैट एज इथिक्स एंड इंटीग्रिटी। इथिक्स पेपर, इथिक्स इंटीग्रिटी। So for ethics paper, you need to go through just one book. We call that as Decode Ethics. Decode Ethics. So Decode Ethics book, बस एक बुक पढ़नी है, Decode Ethics, ये enough है, इससे आपका ethics कवर हो जाएगा। Other than that, you can watch any good lectures as well, like लुकमान IAS के lectures है ethics पे, या किसी और अच्छे टीचर के वीडियोस अगर होंगे ethics पे, वो आप कर सकते हैं। बुक अगर आपको पढ़नी होगी, Decode Ethics लाना, तो वो enough है। ऐसे बालाजी की भी एक बुक है, वो भी लोग पढ़ते हैं। I have found Decode Ethics much better than other books. ऐसे मेरे डियर्स, ये तो हमारे GS सेक्शन रहे हैं। और फॉर जनरल साइंस सेक्शन, जनरल साइंस, ये मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं या साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो आर्ट्स स्टूडेंट्स है, दे शुड गो थ्रू 9th एंड 10th क्लास NCERT साइंस। 9th and 10th class NCERT science, that's very important for arts students who have left science after 10th class. तो उनको वो बेसिक्स थोड़ा पता होना चाहिए, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लाइट के बारे में, वेव्स, अबाउट प्लांट सेल, एनिमल सेल या ह्यूमन एनाटॉमी, इसके बारे में बेसिक्स पता होने चाहिए। द डिजीजेस, वाइटामिन्स, प्रॉब्लम्स, वो सब कुछ कवर हो जाता है 9th एंड 10th NCERT साइंस से। तो यहाँ पे वो किसी अपने दोस्त से हेल्प भी ले सकते हैं, टीचर से हेल्प भी ले सकते हैं, या यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं। अगर किसी ने ऑलरेडी साइंस पढ़ा है 10th 12th तक या ग्रेजुएशन की है साइंस में, उसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ही कैन गो थ्रू देम और ही मे नॉट गो थ्रू, तो उसका तो आ ही जाता है, मैनेज हो ही जाता है, उसने नीड दिया होता है। लेकिन आर्ट्स वाला स्टूडेंट जाना चाहे फॉर बेसिक साइंस, क्योंकि कभी कभार बहुत ईजी क्वेश्चन आता है साइंस सेक्शन से, उस बेचारे का वो रहता है और क्वालिफाई नहीं कर पाता है प्रीलिम्स। तो 9th एंड 10th क्लास साइंस, बाकी 11th का फिजिक्स केमिस्ट्री, 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री, वो जरूरी नहीं है पढ़ना। बायोलॉजी सेक्शन ऑफ 12th क्लास इज अ बिट इंपॉर्टेंट। तो बायोलॉजी सेक्शन में लास्ट में एनवायरनमेंट के 1-2 यूनिट्स है, वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स यूजुअली पढ़ते हैं, पढ़ने चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी साइंस एंड टेक के लिए कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका यूजुअली करंट अफेयर्स से कवर हो जाता है। जब आप करंट अफेयर्स फॉलो करेंगे यूपीएससी एग्जाम के लिए, या आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं थ्रू आउट द ईयर, तो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी वहीं से कवर हो जाता है। तो कोई बुक पढ़ने की उसमें जरूरत नहीं है। ऐसे मेरे डियर्स, आपका न्यूज़पेपर रहेगा, न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर हम यूजुअली हमारे एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं इधर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। तो द हिंदू की लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो जो नया एस्पिरेंट होता है उसको यूजुअली इसके आर्टिकल समझ नहीं आते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में लैंग्वेज इज अ बिट सॉफ्ट, बहुत नॉर्मल है। सो आई वुड सजेस्ट फ्रेश एस्पिरेंट्स टू गो थ्रू इंडियन एक्सप्रेस फॉर द फर्स्ट ईयर। जब थोड़ा कमांड आ जाता है करंट अफेयर्स पे, लैंग्वेज पे कमांड आएगा, देन यू कैन रिजॉर्ट टू द हिंदू एज वेल। दो में से आपको एक पढ़ना है, एंड प्लीज रिमेंबर जस्ट 1.5 hour, ज्यादा टाइम नहीं देना है न्यूज़पेपर के साथ, 1.5 घंटा एनफ है।
in the initial stages of your preparation. Once you will qualify prelims, then you can increase newspaper reading time to 2 hours. 2 घंटे पढ़ सकते हैं, 2.5 घंटे पढ़ सकते हैं, ताकि आपके जीएस में आपका करंट अफेयर्स बहुत हेल्प करे। और इंटरव्यू के टाइम आप 3-4 घंटे भी पढ़ सकते हैं, आपको कोई स्टैटिक पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ऑप्शनल नहीं पढ़ना है एट दैट टाइम। तब न्यूज़पेपर इंसान बहुत पढ़ सकता है, करंट अफेयर्स पढ़ सकता है। लेकिन इनिशियली जब आप नए आए हैं यूपीएससी एग्जाम में, केस एग्जाम में, 1.5 घंटा इनफ है। डोंट स्पेंड 5 आवर्स ऑन इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, दैट्स नॉट गुड। तो ऐसे आपको करना है न्यूज़पेपर को। अदर देन दैट मेरे डियर्स, हमें एक 2 अच्छे मैगजीन्स आते हैं। वन इज योजना मैगजीन एंड कुरुक्षेत्र मैगजीन। ये बहुत ही अच्छे मैगजीन्स है जो हमारे मैनेज में बहुत हेल्प करते हैं, राइटिंग में, करंट अफेयर्स। तो स्पेशली इकोनॉमिक सेक्शन के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, एग्रीकल्चर आपका आपके सिलेबस में है। कुरुक्षेत्र में अच्छे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो आपके एग्रीकल्चर के रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी आएंगे, स्कीम्स पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं, तो दिस मैगजीन हेल्प्स यू अलॉट इन दैट। ये मंथली मैगजीन्स आते हैं, इनका आप हेल्प ले सकते हैं। योजना, कुरुक्षेत्र या क्रॉनिकल मैगजीन का आप हेल्प ले सकते हैं, स्पीडी मैगजीन का आप हेल्प ले सकते हैं, ये भी आपको करना चाहे। एंड देन मेरे डियर्स, वी आर लेफ्ट विद वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री, फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री डियर्स वी हैव नॉर्मन लू की एक बुक है, नॉर्मन लू। तो बहुत ही इजी बुक है ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट यूनिट्स आप पढ़ सकते हैं फ्रॉम नॉर्मन लू। सारी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू नीड टू गो थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर्स। आपको देखना है कि वर्ल्ड हिस्ट्री से कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, सेकंड, इनके काजेस, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कॉलोनाइजेशन, डिकॉलोनाइजेशन, इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज या अरब अपराइजिंग, इन पे क्वेश्चंस यूजुअली आए हैं। तो वो यूनिट्स आपको पढ़ने हैं फ्रॉम नॉर्मन लॉ। तो आई थिंक दैट्स एनफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इस पे ज़्यादा टाइम देने की जरूरत है, क्योंकि यूजुअली वी हैव सीन 2 or 3 क्वेश्चंस, 2 at max 3 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है वर्ल्ड हिस्ट्री पे। तो नॉर्मल लू की एक अच्छी बुक है, वो आप कर सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। सो आई थिंक मेरे डियर्स, दिस इज आवर जीएस सेक्शन। फॉर सीसैट पेपर वी हैव इन आवर प्रीलिम्स, उसमें आपका रीजनिंग रहता है एंड एप्टीट्यूड। फॉर रीजनिंग मेरे डियर्स, रीजनिंग के लिए आप ला सकते हो, एक इंपॉर्टेंट मैगजीन आता है रिहांत का। रिहांत कम्स विद सीसैट मैगजीन, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट मैगजीन। तो वो आप ला सकते हैं। उसमें सारे जो भी बैंकिंग एग्जाम्स में रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हैं, आईबीपीएस, एसएससी लेवल के एग्जाम्स में या स्टेट लेवल के एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं, वो रिहांत मैगजीन में है। रेड कलर का मैगजीन आता है, 200-250 रुपये का है। तो वो आप लाना रीजनिंग के लिए। एंड जिसका बेसिक मैथ्स वीक है, ही कैन गो थ्रू अग्रवाल बुक। तो अग्रवाल फॉर बेसिक मैथमेटिक्स, अगर आपको एवरेज पे क्वेश्चंस करने हैं, परसेंटेज पे क्वेश्चंस करने हैं, वर्क, प्रॉफिट लॉस, प्रोबेबिलिटी, कोई भी पजल सॉल्व करना है, तो यू कैन गो थ्रू अग्रवाल बुक। इस पे यू हैव एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यू कैन सॉल्व देम एंड यू कैन हैव योर होल्ड ऑन बेसिक मैथमेटिक्स एज वेल। तो सीसैट को डोंट टेक इट लाइटली, इसमें आप हेल्प लेने चाहिए अपने टीचर से। अलॉन्ग विद दैट फ्रॉम दिस रीजनिंग रिहांत मैगजीन, डू सॉल्व इट एंड अग्रवाल बुक एज वेल। सो दीज आर माय डियर्स some of the sources which you must consult before starting preparation for KAS or IAS। तो पहले बच्चे को पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। What not to read is more important than what to read। जब इसको पता है मेरा ये है, ये this is specifically my the sources, ये मुझे पढ़ना है 1.5 साल में, 1 साल में, तब ये डाइवर्ट नहीं हो जाता है। इसको कभी कभार कोई यंग स्टूडेंट, मैंने ये वाली बुक लाई, मैं ये पढ़ता हूँ। तो यू मस्ट कीप इन माइंड कि सर ने कहा, टॉपर्स कह रहे हैं, यही बुक मुझे पढ़नी, इससे बाहर ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो द मोर स्टैटिक यू विल रिमेन विद योर सोर्सेज, विद योर बुक्स, मोर यू कैन रिवाइज देम, मोर यू कैन परफॉर्म इन दिस एग्जाम। जितना ज़्यादा कोई बच्चा पढ़ता है, जितना ज़्यादा वो बुक्स अपने रूम में रखता है ऐसे बंडल करके, उतना उस बेचारे को ज़्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि वो कभी रिवाइज ही नहीं कर पाता है। तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज विद योर सोर्सेज, तो तभी आप रिवाइज कर पाएंगे। तो do multiple revisions of these books, do multiple revisions of your NCERT books, make your own short notes, and that will help you a lot. And along with that, focus on your optional paper as well, जो भी आपका optional रहेगा। तो you have to be a very good strategist in this exam। बाकी पढ़ते तो सब है इस एग्जाम के लिए, everybody gives too much effort in this exam, लेकिन क्वालिफाई वही करते हैं जिनको पता होता है क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है। Ultimately that matters। So I hope you might have got help from this small video। See you in my next video. Till then, take care. Bye. May Allah bless you all. Allah Hafiz.